Hello everyone, how are you all? My name is Shankar and we are going to discuss about gravitation chapter. So before that, happy new year to all. और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नई शुरुआत और आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू मीन बाय ग्रेविटेशन? ये जानने के लिए हम लोग पहले थोड़ा सा कुछ हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. अगर आप देखोगे कि पहले ज़माने में लोग क्या कहते थे कि जो अर्थ जो है वो क्या है, सेंटर में है और जितने भी प्लैनेट्स हैं और सन है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ. ओके, इस थ्योरी को हम लोग बोलते थे जियोसेंट्रिक आपका हाइपोथेसिस. जियो मीन्स अर्थ एंड सेंट्रिक दैट मीन्स अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. ओके, दैट मीन्स अर्थ क्या था, यहाँ पे अर्थ जो था वो आपके सेंटर में था. ओके, और जितने भी दूसरे प्लैनेट्स होते थे या सन हो गया, मान लो ये आपका सन, ये आपका मार्स, जितने भी डिफरेंट प्लैनेट्स थे वो सारे के सारे रिवॉल्व करते थे इस अर्थ के. तो इस वाले थ्योरी को, इस वाले हाइपोथेसिस को हम लोग बोलते थे जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस. जैसे कि आपने सुना होगा महाभारत या रामायण में हम लोग बोला करते थे कि जो आपका सूर्यदेव निकलते थे वो क्या करते थे कि अपने रथ से निकल के सुबह निकलते थे और शाम को वापस चले जाते थे. दैट मीन्स उसका थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो हमें ये पता चलता था कि जो आपका सन था वो रोटेट करता था, रिवॉल्व करता था अराउंड द अर्थ. ओके, सो दिस हाइपोथेसिस वाज फेल्ड और ये फेल हो गया और बाद में हमें ये पता चला कि जो आपका दूसरा थ्योरी निकला वो था आपका हीलियोसेंट्रिक. हीलियो दैट मीन्स आपका सन और सेंट्रिक दैट मीन्स सन इज द सेंटर ऑफ द होल यूनिवर्स, दैट मीन्स आवर सोलर सिस्टम एंड ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. तो ये देखो कि ये जो डायग्राम था, वो डायग्राम जो मैंने बनाया था वो थोड़ा डिफर हो जाएगा. जो अर्थ की जगह पे वहाँ पे सन आ जाएगा, यहाँ पे सन होगा. ओके, सन के चारों, ये आपका अर्थ था तो ये आपका सन है. सन के चारों तरफ क्या होगा, पहले आपका मरकरी, वीनस, अर्थ. इस तरीके से जितने भी प्लैनेट्स थे और जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं इन आवर सोलर सिस्टम्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. तो ये दो आपके हाइपोथेसिस थे. तो जनरली हम लोग इस चीज़ को क्लास 7-8 में हमने पढ़ा था, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस, सो इसलिए हमने डिस्कस कर लिया. तो इसके बाद से आपको पढ़ने हैं कैप्लर्स के 3 लॉ. सो कैप्लर्स इन 16th सेंचुरी उन्होंने और अपने टीचर के साथ मिलके बहुत दिनों तक ये जो प्लेनेटरी मोशन है इसके बारे में पूरा देखा था और उन्होंने कंक्लूजन के तौर पे 3 लॉ दिए थे. ठीक है, 3 बहुत ही बेसिक सिंपल लॉ है, उसको आपको जानना ज़रूरी है. तो लेट अस डिस्कस दिस सिंपल 3 लॉस. कैप्लर्स लॉस ऑफ प्लेनेटरी मोशन. सो कैप्लर्स ने, मैंने जैसे भी बताया, कैप्लर्स और उनके टीचर ने बहुत दिनों तक उन्होंने क्या किया कि जितने भी प्लैनेट्स उनके मोशंस के बारे में ऑब्जर्व किया और उनके मोशन के बारे में उन्होंने 3 लॉ दी. फर्स्ट लॉ था उनके ऑर्बिट के बारे में. जनरली हम लोग जानते हैं उसको लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से. तो फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ ऑर्बिट. ठीक है, इसमें उन्होंने ये बताया था कि जो आपका प्लैनेट है, ठीक है, वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ. तो एलिप्स के बारे में अगर आप क्लास 11th में मैथ्स में अगर पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगी. अगर नहीं पढ़े हो तो मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ. एलिप्स होता क्या है कि अगर आप देखोगे कि जो आपका एक सर्कल होता है, सर्कल को क्या करोगे, ठीक है, सिंपल से है, सर्कल की दुकान बनाने हमें. ठीक है, दुकान बनाओगे, जैसे इसे पुल करोगे, ठीक है, जैसे कि बच्चों के कान पकड़ के पुल करते हैं, तो वैसे ही अगर आप पुल करोगे तो क्या होगा, इसका जो शेप होगा वो थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा और इस तरीके का हमें
शेप देखने को मिलेगा। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं एलिप्स। ठीक है, अब एलिप्स में जनरली अगर आप देखोगे सर्कल में क्या होता है कि सेंटर होता है, सेंटर से जो डिस्टेंस होता है सर्कमफेरेंस पे वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे एक ही रेडियस होगा। बट यहाँ पे देखोगे कि जो आपका सेंटर से जो डिस्टेंस है हर सर्कमफेरेंस के पॉइंट पर, तो वो क्या डिफर कर रहा है। तो इसमें जनरली हम लोग दो एक्सिस लेते हैं। फर्स्ट वन इज दिस वन, जिसको हम लोग नाम देते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और ये छोटा वाला इसको हम लोग नाम देते हैं सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, और ये आपका सेंटर हो गया। ठीक है, अब मान लो सपोज दैट ये आपका सेंटर है और ये आपका डिस्टेंस मान लो एक्स एक्सिस पे आपका -1 है, -a है, तो आपका हो जाएगा -a 0। इस साइड अगर आप लोग इस साइड अगर आपका पॉजिटिव है तो a 0। ऊपर की तरफ देखोगे आपका ये डिस्टेंस अगर y एक्सिस में आपका अगर आपका b है तो हम क्या करेंगे, ये आपका 0 b और ये आपका हो जाएगा 0 -b। ठीक है, और एलिप्स के इक्वेशन को अब जनरली अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो एलिप्स का इक्वेशन ये होता है x² बाय a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, तो और एक चीज़ हमें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरी है कि देखो अब देखोगे ये जो आपका एक्सिस है ये सेमी मेजर एक्सिस है। सेमी मेजर एक्सिस के ऊपर अगर अब ये जो डिस्टेंस देख रहे हो सेंटर से लेकर ये सर्कमफेरेंस तक, इसके बीच में अगर आप एक पॉइंट ड्रॉ करोगे सेंटर ऑफ दिस डिस्टेंस, तो उसे हम लोग बोलते हैं फोकस। ठीक है, तो हमारे पास दो फोकस हो गए। यहाँ पे मान लो ये F1 है तो ये आपका F2। ठीक है, तो जनरली अगर आप डिफिनीशन के बारे में देखोगे, लॉ ऑफ ऑर्बिट में डिफिनीशन उन्होंने क्या डिफाइन किया था तो उसके बारे में देखेंगे तो क्या बोला था उन्होंने ये बोला था ऑल दी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए elliptical path. Okay, all the planets revolve around the sun in an elliptical path where the sun is situated at one of the focus of the ellipse. दैट मीन्स उन्होंने ये बताया था कि जो आपके प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ, और जो आपका सन होता है वो क्या होता है, वो सिचुएटेड होता है इन दोनों किसी भी एक फोकस के ऊपर। ओके, अब देखो ये जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना कि अगर यहाँ पे सेंटर पे होता, अब देखोगे अगर सन यहाँ पे सेंटर पे होता तो सीजन का फॉर्मेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर होता, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो डिस्टेंस होगा ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो अगर यहाँ पे सन होता तो ऑलमोस्ट वेदर सेम कंडीशन का होता। जो आपके अभी चार सीजन होते हैं, विंटर, समर, ऑटम और स्प्रिंग, ये फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो अगर आप देखोगे कि जो आपका सन है इस पॉइंट पे, ये रहा आपका सन, और ये आपका जो अर्थ है वो आपका रिवॉल्व कर रहा है इस सर्कमफेरेंस पे। ठीक है, दैट मीन्स इलिप्स के पेरीमीटर के ऊपर आपका जो आपका अर्थ वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो अब देखो कि अगर आपका जो सन होगा, सन से करीब होगा अर्थ, इस पॉइंट पे होगा, तो देखो बहुत ही कम डिस्टेंस पे, दैट मीन्स जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव बाय द अर्थ इज वेरी मच लार्जर देन व्हेन, अगर जो आपका अर्थ यहाँ पे होता तो जो आपकी एनर्जी होती वो रिसीव बहुत ही कम होता, क्योंकि आपका डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी की वजह से इस पॉइंट पे आपका समर हो गया। समर के बाद जैसे ही जाओगे, समर के बाद से क्या होगा, ऑटम, यहाँ विंटर, विंटर के बाद फिर से स्प्रिंग। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेशन ऑफ सीजन होगा। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ कैपलर्स विच वी ऑल्सो नॉन एज द लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसमें
कैपरस ने ये बताया था कि जितने भी आपके प्लैनेट्स होते हैं वो सारे के सारे रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ, ठीक है। और जो आपका सन होता है वो सिचुएटेड होता है इस इलिप्स के दो फोकस में से किसी भी एक फोकस के ऊपर, ठीक है। तो ये था आपका डिफिनीशन फर्स्ट लॉ का। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे सेकंड लॉ। जनरली हम लोग लॉ ऑफ एरिया के नाम से भी जानते हैं कैपलर सेकंड लॉ के बारे में। तो अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो अपने से भी आपका नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सो नाउ अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपका कैपलस का सेकंड लॉ के बारे में। तो कैपलस के सेकंड लॉ के बारे में देखने से पहले हमने जो डिस्कस किया था कैपलस का फर्स्ट लॉ, आप तो उसी से रिलेटेड जो आपका ऑर्बिटल हमें बनाना पड़ेगा, एलिप्टिकल ऑर्बिट। आप देखोगे कि इसमें हमें डिफिनीशन के अकॉर्डिंगली क्या दिखाता है कि जो आपका एरिया कवर होता है, जनरली अगर आप देखोगे जो आपका इमेजिन करोगे, सिंपल सी बात है, जो आपकी घड़ी होती है, घड़ी के कांटा कहाँ से आपको जॉइन होता है, सेंटर से, सेंटर ऑफ द वॉच से, और वो क्या करता है, एरिया शिफ्ट करता है। वैसे ही अगर आप इमेजिन करोगे कि जो आपका सन से अगर आपने एक लाइन ड्रॉ किया, रेडियस वेक्टर ड्रॉ किया, कहाँ तक, अर्थ तक या कोई भी प्लैनेट तक, तो वो जो रेडियस वेक्टर है वो क्या करेगा, इक्वल एरिया स्वीप करेगा इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, जैसे कि अगर आप देखोगे कि अगर आपने ले लिया 1 मंथ का टाइम इंटरवल, तो 1 मंथ में जितना यहाँ पे एरिया ट्रैवल करेगा वही नेक्स्ट कोई और मंथ ले लोगे। मान लो ये आपका ये मान लो सामने है, तो अगर आप देखोगे तो समर टाइम होगा, ठीक है, समर से थोड़ा पहले होगा, विंटर मतलब स्प्रिंग होगा। जनरली अगर आप देख लोगे मार्च अप्रैल का होगा। तो अब देखो इस मार्च जो महीने में, जो 1 महीने में जो एरिया कवर किया है, शिफ्ट किया गया है, किसके वजह से, जो एरिया वेक्टर है, सॉरी रेडियस वेक्टर है, ये जो जॉइन है, इसे हम लोग बोलते हैं, ये क्या होगा, रेडियस वेक्टर। कहाँ से कहाँ है, सन से लेके अर्थ, ठीक है। 1 महीने में जो एरिया कवर करेगा वो कोई भी अगले 1 महीने में उसका भी एरिया क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। बट अब देख रहे हो कि ये जो अगर सामने ये जो आपका सन से ये इस पॉइंट पे देखोगे तो ये डिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम है। तो कम है, दैट मीन्स इसको अर्थ को अपना स्पीड को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। जो एरिया कवर करने के लिए यहाँ पे अपना स्पीड इंक्रीज कर देगा, और ये डिस्टेंस दूर है, दैट मीन्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अर्थ का स्पीड क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा। तो यही डिफिनीशन है आपका। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द स्पीड ऑफ प्लैनेट वेरीज इन सच ए वे दैट द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, दैट मीन्स अगर आप देखोगे, हमने यहाँ पे 3 अपने एरिया का कंपार्टमेंट देखा है। फर्स्ट आपका A1, A2, A3। दैट मीन्स अगर आप 1 मंथ का इंटरवल ले रहे हो इन तीनों के बीच में, तो जो एरिया A1 होगा वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया A2 इज इक्वल टू एरिया A3। और दूसरे लैंग्वेज में हम बात करेंगे तो आप जनरली अगर आप देखोगे एरियल वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय एरियल वेलोसिटी, क्या होता है, जो एरिया जो आपका स्विफ्ट बाय द रेडियस वेक्टर इन एन यूनिट टाइम, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप देखोगे इट इज डिफाइंड एज द एरिया स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर इन ए यूनिट टाइम। और अगर यहाँ इस सिचुएशन में देख रहे हो तो इसका जो एरियल वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब एक यूनिट टाइम के अंदर जो आपका एरिया कवर कर रहा है, स्वेप्ट कर रहा है, वो आपका इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका एरियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। और जनरली अगर आप देखोगे तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में ही है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन के बारे में हो रहा है। तो अगर आप इसका
डेरिवेशन करके देखना चाहेंगे तो हम अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कि हम लोग डिराइव करके देखेंगे कि जो आपका एरियल वेलोसिटी दैट मीन्स या अगर आप एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके तो इसमें बस इतना ही समझना है आपको कि जो आपका जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है इन एन इलिप्टिकल पार्ट अराउंड द सन where the sun is situated at one of the focus of the ellipse। और ये जो एरिया अगर आप देखोगे एरिया वेक्टर होगा, जनरली एरियल वेलोसिटी होगा, वो क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? अगर आप देखोगे कि जो आपका सन है वो फोकस पे है, इस सन से एक हम लोग क्या करेंगे रेडियस वेक्टर ज्वाइन कर देंगे कहाँ पे, अर्थ पे, और ये अर्थ स्वेप करेगा इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके तो ये आपका था सेकेंड लॉ ऑफ कैपलर्स। अब देखो जनरली होता क्या है कि जो आपका जितने भी प्लैनेट्स होते हैं रिवॉल्व करते हैं इन इलिप्टिकल पाथ, हमें पता है, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो आपका सन होता है वो सिचुएटेड होता है किसी भी फोकस के ऊपर। तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि जो आपका ये जो सन है, ठीक है, यहाँ पे आपका सन है, ठीक है, इससे हमने क्या किया एक रेडियस वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया कहाँ तक, आपके अर्थ तक, ठीक है, ये आपका अर्थ का पोजीशन होगा। तो अगर आप देखोगे किसी भी एक टाइम इंटरवल डेल्टा टी में क्या कर रहा है, जो अपना अर्थ है वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है। अब इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, अर्थ ने एरिया कवर किया, कितना एरिया कवर किया, डेल्टा ए कवर किया, ठीक है, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, और ये आपका रेडियस है। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू द पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड में हमने ये पढ़ा था कि आर इज इक्वल टू होता है आर जो आपका मल्टीप्लाई बाय द चेंज इन एंगल। तो इस वाले को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। और अब जनरली देखोगे कि जो आपका एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हमें पता है हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस को हम लोग मान लेंगे आर्क, और हाइट होगा आपका रेडियस, दैट मीन्स हाफ आर डेल्टा थीटा मल्टीप्लाई बाय आर, ये आपका हो गया हाफ आर स्क्वायर डेल्टा थीटा। और यही एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम क्या ले लेंगे, जनरली इस ट्राइंगल को हटा देंगे और यहाँ पे ले लेंगे एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट, डेट मीन्स डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे ही अगर आप देखोगे कि विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा टाइम हम लोग दोनों डिवाइड कर देंगे ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड डेल्टा टी वी गेट, हमें क्या मिलने वाला है, हमें ये मिलेगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब हमें यहाँ पे जस्ट लिमिट पुट करना है। जैसे लिमिट पुट करोगे तो हमें लिमिट पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ऑन पुटिंग द लिमिट ऑन टाइम डेल्टा टी टेंस टू 0, जैसे ही पुट करोगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पे लिखोगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 हाफ आर स्क्वायर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद से हमें क्या मिलने वाला है, हमें ये मिलेगा डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। और हमें पता है सिंस वी नो डेट, हमें क्या पता है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या होता है आपका इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। जैसे हम लोग पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर ओमेगा। तो अब देखो इस इक्वेशन को जब ध्यान से देखोगे तो हल्का सा हमें एंगुलर मोमेंटम का यहाँ पे इक्वेशन टाइप का दिख रहा है, बस हमें मिस हो रहा है, क्या मिस हो रहा है, मास मिस हो रहा है। तो अगर आप एंगुलर मोमेंटम का आपको फॉर्मूला पता होगा तो एम आर स्क्वायर ओमेगा था, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे ऑन मल्टीप्लाइंग एंड
डिवाइड बाय m, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलने वाला है dA अपॉन dt इज इक्वल टू m अपॉन m मल्टीप्लाई बाय हाफ आर स्क्वायर ओमेगा। तो अब यहाँ पे देखो कि ऊपर वाला को सेट कर लोगे तो 1/2 m आर स्क्वायर ओमेगा हमें ये मिल रहा है, ये क्या है, dA अपॉन dt है। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं, हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, हम लोग पुट कर सकते हैं L। सो dA अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 m इंटू L। ठीक है, ये हमें यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही है। अब जैसे ही थोड़ा सा और इसको सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, L इज इक्वल टू 2m dA अपॉन dt, ये इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, अब देखोगे कि जो मैंने यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन दिया गया है, ठीक है, ये फोर्स का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड द सेंटर, दैट मीन्स ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। और कौन सा फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का प्रोवाइड कर रहा है, तो वो होता है ग्रेविटेशन फोर्स। और अगर आप देखोगे तो रेडियस वेक्टर क्या है, इस डायरेक्शन में जो हमने ड्रॉ किया था पहले ही। तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में थीटा क्या है, वो आपका है 180 डिग्री। ठीक है, थीटा है आपका 180 डिग्री। अब जनरली अगर आप देखोगे तो टॉर्क होता है आपका R क्रॉस F होता है, दैट मीन्स R F साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या है 180 डिग्री, तो आपका R F साइन 180 डिग्री। और हमें पता है साइन 180 का वैल्यू होता है 0। तो अगर आप देखोगे R F 0, दिस इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू 0, हमें टॉर्क जो मिला वो हमें पूरा का पूरा 0 मिला। ठीक है, अब तो चैप्टर 4 में जाओ। चैप्टर 4 में जब हमने देखा था सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि अगर आपका फोर्स 0 हो तो आपका जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है। वैसे ही हमने चैप्टर 7 में देखा था रोटेशन मोशन में, हमने ये देखा था कि अगर आपका टॉर्क 0 हो तो आपका एंगुलर मोमेंटम आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि अगर आपका, हमने देखा कि जो आपका टॉर्क ही 0 है, दैट मीन्स जो आपका L होगा वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, यही आपका पूरा सेकंड लॉ के बारे में है कि हमने ये देखा कि एरियल वेलोसिटी होती है। ठीक है, एरियल वेलोसिटी क्या होता है कि किसी भी, अगर आप जो एरिया मतलब रेडियस वेक्टर से एरिया शिफ्ट होता है तो उसका जो वेलोसिटी होता है उसे हम लोग बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, और प्लैनेट के एरियल वेलोसिटी होते हैं कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट अब देखोगे कि इक्वल टाइम में वो इक्वल एरिया शिफ्ट करता है। यही है आपका सेकेंड लॉ ऑफ कैपलस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ कैपलस के बारे में। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हो।